आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला मुख्यतः ज्योग्राफी से संबंधित है, अर्थात भूगोल से संबंधित है। और भूगोल में जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं और ये अवधारणाएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो खास करके जब हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं या भूगोल शुरू करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिससे हमारी पृथ्वी के डिफरेंट लेयर स्तर का निर्माण होता है। जैसे कि दो तरह के कार्य होते हैं जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को चालू करते हैं या शुरू करते हैं, अर्थात भू आकृतिक प्रक्रिया। तो भू आकृतिक प्रक्रिया के क्या कारक है, उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो बहिर्जात बल होता है, एक अंतर्जात बल होता है, मीन्स एक्सोजेनेटिक और इंडोजेनेटिक फोर्स। तो बहिर्जात अर्थात एक्सोजेनेटिक फोर्स से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है अर्थात भू आकृति निर्माण प्रक्रिया, इसकी विभिन्न अवधारणाओं पे इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसमें खास करके जो बहिर्जात बल होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अपक्षय, जिसको इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है। और वेदरिंग जो है वो लगभग सभी जगह सभी स्थानों पे होता रहता है। अगर आप अपने पास कोई चीज़ को देखें, अगर कोई चीज़ लोहा का बना हुआ है तो उसमें जो जंग लग जाता है जिसको रस्ट कहा जाता है, वो भी एक तरह से वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग भी कई तरह से होती है। तो चलिए उसी वेदरिंग का असर मानव के जीवन पे भी महत्वपूर्ण होता है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आज हम शुरू कर रहे हैं वो है नमक। आप जानते हैं नमक हमारे जीवन में, मानव के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। आप जब किसी महीने अपनी तनख्वाह उठाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सैलरी। तो आपने कभी सोचा कि ये सैलरी शब्द आया कहाँ से? जी हाँ, प्राचीन ग्रीक में सेलेनियम, आप जानते हैं सेलेनियम नमक होता है, तो सेलेनियम से सैलरी बना है, अर्थात उसमें तनख्वाह की जगह नमक दिया जाता था और उसके आधार पे तब से सैलरी का प्रचलन आपका चला। तो ये तो चलिए इतिहास की बात हुई, लेकिन हम देखें कि आखिर ये नमक इतना महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं ये नमक कहाँ से आता है? सागर से आता है, अर्थात महासागरीय नमक है ये। तो ये महासागरीय नमक आखिर आता कहाँ से है, ये बनता कहाँ से है और ये कैसे पैदा होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो चलिए आज हम इन प्रक्रियाओं पे चर्चा करेंगे। और ये प्रक्रिया जो होती है, समुद्र में जो नमक बनते हैं, ये जिस प्रक्रिया के तहत बनता है उसको कहते हैं वेदरिंग। अब जैसा कि मैंने बताया ये वेदरिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक हिस्सा है और इस वेदरिंग पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न रूपों पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि पिछले बार हमने वीडियो दिया था, आप लोगों ने देखा भी बहुत, लेकिन सब्सक्रिप्शन की रफ्तार उतनी तेज नहीं थी। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये आखिर नमक आया कहाँ से, अर्थात क्या आपने कभी सोचा कि समुद्र खारा क्यों है या उसमें नमक आता कहाँ से है? तो चलिए देखते हैं। इसमें जो नमक आता है वो बेसिकली समुद्र के अधिकांश लवण अपक्षय यानी कि वेदरिंग जो मैंने कहा वो, और भूमि पर चट्टानों के विघटन। यानी अपक्षय क्या होता है कि जो भी भूमि पे चट्टान है उसका विघटन, डिसइंटीग्रेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, ये तीन प्रक्रिया के तहत होता है। एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसको फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है, दूसरा केमिकल वेदरिंग होता है अर्थात रासायनिक प्रक्रिया के तहत टूटता है, तीसरा बायोलॉजिकल होता है अर्थात जो जीव जंतुओं के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टान को कर दिया जाता है तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। तो इसी से आपका नमक समुद्र में आता है। तो ये जो नमक आता है इसको हम अगर समझें कि कैसे ये नमक समुद्र में आया और कैसे बना, इसको हम 4 चरणों में आसानी से समझ सकते हैं। और जैसा कि मैं सभी बच्चों को क्लास में भी बताता हूँ, आप भी मुखर्जी नगर में ज्वाइन करें, जिस कोचिंग से मैं संबंधित हूँ उस कोचिंग का मैं नीचे कमेंट में आप करेंगे तो मैं ज़रूर उसका लिंक भेज दूंगा, आप उस कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ये
मुख्यतः देखेंगे हम लोग के 4 चरणों में, जिसमें प्रथम चरण ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वर्षण है यानी प्रेसिपिटेशन को हिंदी में वर्षण कहते हैं, और नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं रेन, उसको वर्षा कहते हैं। तो कभी आपने सोचा कि वर्षण और वर्षा में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिपिटेशन एंड रेन? तो देखिए, वर्षा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म अर्थात तरल अवस्था में अगर पानी जमीन पे गिरता है तो उसको हम वर्षा कहते हैं। लेकिन कोई भी अवस्था, चाहे वो ठोस हो या द्रव्य हो या अर्ध ठोस हो, जैसे कि हिमपात होता है, एक स्लीट होता है जिसको सही वर्षा कहते हैं, उसी तरह से ओलावृष्टि जानते हैं आप लोग, और रेन, ये सारे के सारे कैटेगरी को वर्षण कहा जाता है। लेकिन जब सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको वर्षा कहते हैं। तो ये डिफरेंस है वर्षा और वर्षण। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं कि जो मिट्टी का सतह है वायुमंडल में पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में हमेशा रहती है, और चट्टानों और खनिज के साथ ये क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, और इनसे जो आते हैं ये वर्षा से, ये जो स्रोत होते हैं क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया वर्षण और वर्षा ये सारी चीज़ों से होते हैं। और ये वर्षा जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ये रिस के जमीन के नीचे चले जाते हैं, और जब ये रिस के जमीन के नीचे चले जाते हैं तो कुछ पानी जो है वो सब सरफेस, अभी जो हम लोग ग्राउंड वाटर जिसको भूजल कहते हैं, वो क्या होता है? वो सब सरफेस एक नदी ही होता है जिससे हम पानी पीते हैं। तो चले जाते हैं जहां यह पदार्थों से रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, यानी यहाँ ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, और अपक्षय यानी कि जो वेदरिंग होता है, इसके दौरान जो इस वेदरिंग की प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। असल वेदरिंग की भी कई प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, उसी तरह से आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। फिर अगर आप फिजिकल वेदरिंग में देखेंगे तो उसके भी कई प्रकार हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो फ्रॉस्ट वेजिंग है, साल्ट वेजिंग है, एक्सफोलिनेशन है, बहुत सारे आपको मिलेंगे। उसी तरह केमिकल में देखेंगे तो हाइड्रोलाइसिस है, कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन है, सॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें। तो चलिए, तो ये हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया यहाँ होती है, वेदरिंग की हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, जो आमतौर पर मिट्टी के खनिजों के उत्पाद जो होते हैं वो करती है। मिट्टी के जो आप देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन, वो वेदरिंग के द्वारा ही होता है। तो इसमें जो मौजूद होते हैं खनिज, उससे प्रतिक्रिया करके ये क्या करते हैं? धनायनों का निर्माण करता है और उसको बाहर निकलता है। बेसिकली हमारे पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उस पर फेल्सफर नामक खनिज अधिक मात्रा में है, और फेल्सफर जो होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम अधिक होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आप लोग नमक खाते हैं, जो आप जानते हैं कि उसका जो केमिकल फार्मूला होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो सामान्य लवण, और यही प्रतिक्रिया से सामान्य लवण आपका निकलता है। तो यहाँ आपका दूसरा महत्वपूर्ण रोल प्रेसिपिटेशन के बाद क्या करता है? वेदरिंग करता है। अब ये वेदर्ड जो होता है, ये वेदरिंग जो नमक हुआ, ये क्या हुआ? फिर चला आप समुद्र की ओर। तो कैसे चलेगा? ग्राउंड वाटर के द्वारा, और जो आपका ये रिवर है वो रिवर के द्वारा चलेगा। तो चलिए, तो क्लोरीन जैसा उत्पाद रास्ते में इनको मिलता है ऋणात्मक, जैसे कि आप देखें घुले हुए धनायनों से प्रवाह में मिल जाते हैं, फिर आपका NaCl बन गया, और इसके साथ ये नदी भूजल द्वारा ले जाया जाता है नीचे, और इस पानी का अधिकांश, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाहे नदी हो या भूजल हो, अंततः वो जाके समुद्र में मिलता है। तो अंततः वो महासागरों में जाता है और वहाँ अपने लवण को विसर्जित करता है, और यही से आयन समुद्र में चला जाता है। अर्थात अब आप ये सोचिए कि ये नमक आपके धरती पे बना, और यही नमक पानी द्वारा समुद्र में जाके जमा कर दिया गया। अब ये जमा होता गया। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो जो हमारा समुद्र है, आधुनिक महासागर है, उसमें 3.5% जो है वो नमक घुला हुआ है या लवणता है उसकी। यानी उसको यदि हम सैलिनिटी माप जिसको कहते हैं, लवणता की माप कहते हैं, तो उसके अंतर्गत अगर हम देखें 1000 ग्राम लें तो 1000 में 35 ग्राम। तो अब
सवाल ये है कि नदी के पानी अर्थात नदी और भूजल द्वारा समुद्र में नमक जमा किया गया, तो नदी का पानी खारा क्यों नहीं, भूजल का पानी खारा क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें बहुत कम मात्रा में होता है, नदी या भूजल में बहुत ही कम मात्रा में सोडियम होता है, तो इसीलिए इसको फ्रेश वाटर या मीठा पानी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यदि महासागरों को अपना नमक नदियों से प्राप्त होता है, यानी महासागर में जो भी नमक होता है नदियों से प्राप्त होता है, तो फिर महासागर अधिक नमकीन क्यों, नदी क्यों नहीं नमकीन? क्योंकि नदी और महासागर से ही तो मिलता है। तो ये फिर ये क्वेश्चन आपके सामने बनता है। तो चलिए इसका क्या जवाब है आप दीजिए, लेकिन चलिए हम इससे पहले आपको बता देते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जिसको कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण, या जिसको कहते हैं इवोपरेशन, जो पांचवा आप देखेंगे, जो चौथे के बाद पांचवा। तो इसमें देखेंगे महासागर जो समुद्री इसमें आते हैं, मतलब समुद्र में जब आते हैं महासागर में, तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होके जो जल होता है वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, लेकिन जो उसके साथ ठोस सामग्री होता है वो आपको समुद्र में ही रह जाता है, और इसी से आपका समुद्र में लवणता बनता है। तो इस तरह के वाष्पीकरण के कारण समुद्र जो है वो नदियों के तुलना में अधिक आपको खारा दिखाई देगा। तो अब सवाल है कि यदि नमक की क्यारी, या आप एक देख लें कि नमक का आप जाएंगे जब समुद्र के किनारे, तो बहुत दूर दूर तक नमक का चट्टान आपके समुद्र के अंदर डिपोजिशन जिसको कहते हैं वो होता रहता है, डिपोजिटेड होता रहता है। तो ये जो डिपोजिशन होता है ये आखिर होता कैसे है और इसको कैसे, तो इसका सबसे अहम अगर हम बात देखें, इस डिपोजिशन की बात करें, इसकी बात अगर हम करें, तो ये जो नमक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये नमक या डिपोजिशन जो आप देख रहे हैं ओशन के अंदर, ये और ज़्यादा होता अगर ये चट्टानें जो है समुद्र का नमक की क्यारी नहीं बनता, जो फाइनली फाइंड आउट कर दिया जाता है, जो बाहर चला जाता है और धीरे धीरे चट्टान का रूप ले लेता है। तो वो चट्टान का रूप नहीं लेता तो आपका समुद्र और ज़्यादा नमकीन बनता है। तो समुद्र की सैलिनिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। हमारा इस सीरीज से आप जुड़ते रहें, तो फाइनली इस तरह समुद्र में नमक आपका बनता है और नमक आप लोग यूज करते हैं। तो चलिए, ये नमक से हमने शुरुआत किया, चूँकि जानते हैं हमारा देश का आंदोलन भी नमक से शुरू हुआ था, गांधी जी का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और आप सीधा हमसे संपर्क यदि करना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी इसमें दिया हुआ है, हमारे चैनल में भी दिया हुआ है, और यहाँ भी आपको नंबर फ्लैश करता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर हम जिस कोचिंग में पढ़ाते हैं, और बच्चे जो पढ़ते हैं हमसे, ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं, अभी ज्योग्राफी का आप हिंदी वाला अभी चल रहा है मेरा ऑप्शनल, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मैं ज़रूर, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसमें मैं ज़रूर डिस्काउंट दिलवा दूंगा, जो हमारे ज़िम्मे होगी उसमें। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और ज़रूर इसको, चूँकि आप लोग इसकी सब्सक्रिप्शन की दर बहुत ही कम है, और जैसा कि मैंने पिछले साल किया था, और आप लोग जानते हैं 5 क्वेश्चन पिछले साल आया था, और इस साल मैंने और सब्जेक्ट दिया जो आपके मुख्य परीक्षा में भी आगे काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।